अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर न्यू कोर्स यूनिट नंबर 10 है, डीसी सर्किट्स। और इसमें हम आज जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस के साथ साथ ओम्स लॉ के बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और रेजिस्टिविटी। इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये इस चैप्टर का, इस यूनिट का पहला लेक्चर है। इसके बाद फिर हम इस लेक्चर को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे टिल द एंड ऑफ द यूनिट। तो स्टार्ट लेते हैं डीसी सर्किट्स। सबसे पहली बात जो हमारे पास यहाँ आती है वो है जनाब रेजिस्टर। के रेजिस्टर क्या है? तो याद रखें, रेजिस्टर जो है वो जनाब एक ऐसा डिवाइस है हमारे पास जो बुनियादी तौर पर करंट के फ्लो को रोकता है, रेजिस्ट करता है, हर्डल क्रिएट करता है। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? ऐसे डिवाइस को हम रेजिस्टर कहते हैं। ये बेसिक डिवाइस है जो करंट के फ्लो में रुकावट डालता है। इसका सिंबल हम कुछ यूं करते हैं कि इस तरह का ये जिगजैग एक पैटर्न होता है, और इस पैटर्न को हम कनेक्ट कर देते हैं। ये इसकी सिंबॉलिक डायग्राम है, और इसे हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ। तो जनाब, जैसे ही आप बैटरी पे वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं, वोल्टेज एनर्जी है जो करंट को फ्लो करवाती है। और ये एनर्जी करंट जब फ्लो करवाती है और ये करंट रेजिस्टर के थ्रू गुजरता है, तो रेजिस्टर इस करंट को हर्डल क्रिएट करता है, यानी इस करंट को रोकता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि द बेसिक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूज टू रिड्यूस करंट एंड वोल्टेज। यानी जब आप रेजिस्टर करंट के रास्ते में लगा देते हैं तो करंट और वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। यानी आप इसके जरिए करंट को और वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोवाइड्स द हर्डल इन फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में ये हर्डल क्रिएट करता है। और इस तरह आपके पास ये डिफाइन है। डिफाइन होता है कि एक ऐसा डिवाइस जो करंट के फ्लो में हर्डल क्रिएट करे। सो ऐसा यूनिट इसकी ओम्स है, और फॉर्मूला है इसका जनाब R इक्वल्स टू V अपॉन आई। वोल्टेज को जब आप करंट से डिवाइड करते हैं तो आपके पास यहाँ रेजिस्टेंस आ जाती है, यानी रेजिस्टर की जो मेजर्ड वैल्यू है वो आ जाती है कि आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया, उसके नतीजे में कितना करंट गुजरा। इन दोनों का जो रेशो है, दिस रेशो विल गिव यू द रेजिस्टेंस। ओके जनाब, उसके बाद हमारे पास अगर हम यहाँ वोल्टेज की जगह 1 वोल्ट प्लेस करें और करंट की जगह 1 एम्पियर प्लेस करें, तो हम 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करने पर, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर, अगर किसी रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर करंट गुजरे, तो हम कहते हैं कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम्स है। इट मीन्स कि अगर आपके पास ये एक सर्किट है और इस सर्किट में आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया है, और उसके नतीजे में इसमें से 1 एम्पियर करंट गुजर रहा है, तो इट मीन्स कि इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम्स है। ठीक है? तो इस तरह आप इसको
डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज 1 ओम्स रेजिस्टेंस। सो जनाब, इसके बाद हमारे पास बात आती है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ बुनियादी तौर पर लॉ है जो एक्सप्लेन करता है रिलेशन बिटवीन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द स्टेटमेंट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ये पहली शर्त है कि जिस रेजिस्टर की आप बात कर रहे हैं, जिस कंडक्टर की आप बात कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। एंड फॉर द फिक्स फिजिकल पैरामीटर, फिक्स फिजिकल पैरामीटर क्या होते हैं? यानी कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर की थिकनेस, कंडक्टर की नेचर ऑफ मटेरियल, ये चेंज नहीं होने चाहिए। इन बातों का ख्याल रखते हुए कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, फिजिकल पैरामीटर्स इसके कांस्टेंट हो, तो द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। इट मीन्स कि आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, कंडक्टर से उतना ही करंट गुजरेगा। जितना कम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, करंट उतना कम गुजरेगा। ऐसा इसलिए होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बेसिकली क्या है? एनर्जी है जो करंट फ्लो कर पाती है। तो जाहिर है अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी के बढ़ने की वजह से करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन अगेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस दौरान ना तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए और ना फिजिकल पैरामीटर्स चेंज होने चाहिए। तो जनाब, हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट के मुताबिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक रेजिस्टर है और आप चाहते हैं कि इस रेजिस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बैटरी के ज़रिए ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करें। जितना ज़्यादा वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा आपके पास इस रेजिस्टर से करंट पास होगा। यानी आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं, वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ेगा। वोल्टेज कम करें, करंट कम होगा। इट मीन्स करंट passing through the resistor is always directly proportional to the potential difference applied across the conductor. जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट के आ जाता है। दिस के इज एक्चुअली कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को लट दें तो कंडक्टेंस आ जाती है। ये आप वैल्यू प्लेस कर सकते हैं के की जगह, पुटिंग अबव इक्वेशन आई इक्वल्स टू 1/r। यानी हमने क्या किया? हमने के की जगह 1/r प्लेस कर दिया। तो इस तरह आपके पास क्या हो गया? आपके पास के की जगह 1/r आ गया, और अब आपके पास आई इक्वल्स टू 1/r इंटू वी हो जाएगा। आर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? है आई आर इक्वल्स टू वी। यानी आप इसे पलट कर भी लिख सकते हैं कि v इक्वल्स टू आई आर, जो कि एक स्टैंडर्ड मशहूर फॉर्म है ओम्स लॉ की। तो v इक्वल्स टू आई आर हो गया। इट मीन्स कि अगर आप किसी रेजिस्टेंस से गुजरने वाले करंट को उस रेजिस्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो यू विल हैव द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द दैट रेजिस्टेंस। और ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनता है। द प्रोडक्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर एंड इट्स रेजिस्टेंस इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ओके जनाब, फिर आती है बात फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो आपके पास फैक्टर है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज्यादा आपके पास कंडक्टर की लेंथ होगी,
उतना ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस भी कम होगी, प्रोवाइडेड कि ये मटेरियल सेम होना चाहिए और इनकी थिकनेस भी सेम होनी चाहिए। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ऐसा इसलिए है कि जो इसमें चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, कम लेंथ पे वो कम ट्रेवल करेंगे, कम ट्रेवल करेंगे, कम कोलिजन्स होंगे, कम कोलिजन्स होंगे तो रेजिस्टेंस कम। लेंथ ज़्यादा होगी तो कोलिजन ज़्यादा होंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। दूसरी बात है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी जितना थिक आपके पास कंडक्टर होगा, अगर आपके पास एक ये कंडक्टर है जिसकी थिकनेस ये है, और आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी थिकनेस ये है, तो जिसकी थिकनेस आपके पास ज़्यादा है उस कंडक्टर की आपके पास रेजिस्टेंस कम होगी, और जिसकी थिकनेस आपके पास कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। यही वजह है कि जो डिवाइसेस हैवी करंट डिमांड करती हैं उसमें आप थिक वायर यूज़ करते हैं, और जो डिवाइसेस कम करंट डिमांड करती हैं उसमें आप थिन वायर यूज़ करते हैं। तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो दो चीज़ें आ गई हमारे पास कि लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया कम होगा रेजिस्टेंस कम, एंड द एरिया इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तीसरी चीज इस पे डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ कंडक्टर। यानी आपके पास अगर एक कॉपर वायर है तो कॉपर वायर की रेजिस्टेंस आयरन की वायर की रेजिस्टेंस के मुकाबले में कम होगी। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कम देगा। अगर उसी जैसा एक आयरन का वायर है तो वो रेजिस्टेंस ज़्यादा देगा। प्रोपोर्शनलिटीज को कंपेयर कर लें तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अभी भी कोई प्रोपोर्शनलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये कहते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यह यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी भी आमने सामने लिखे हुए हैं। रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बिल्कुल यहाँ पे आर और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप हटाते हैं तो इक्वल्स टू आता है, और यहाँ कांस्टेंट के तौर पे रो आएगा। दिस रो इज एक्चुअली कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये क्या कहलाता है? ये रेजिस्टिविटी कहलाता है। और रेजिस्टिविटी को हम अभी आगे डिफाइन भी करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या है। बहरहाल ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। सो वी विल हैव द फाइनल थिंग, दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? आप यूं समझें कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ आपके पास 1 मीटर है, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आप इसे रेजिस्टिविटी कहें या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहें, एक ही बात है। और आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इसी से आप फॉर्मूला बना सकते हैं रो के लिए कि ए डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ये इसका फॉर्मूला आ गया। जैसे कि मैंने बताया था कि ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई और एल नीचे आके डिवाइड, और यहीं से हम इसकी यूनिट को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि रो जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से ओम्स, और एरिया मीटर स्क्वायर,
और लेंथ मीटर होगी, मीटर और स्क्वायर कैंसल, तो यूनिट जो है वो आपके पास ओम मीटर बची, जो कि हमने बताया कि इसकी रेजिस्टेंस ओम मीटर है, इसकी यूनिट ओम मीटर है। तो ये जनाब हमारे पास रेजिस्टिविटी और इसकी सारी बातें जो कि हमने आज डिस्कस की। ये टॉपिक इंशाल्लाह हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वाइज। तो आपको एक दो लेक्चर्स में ये पूरा यूनिट कंप्लीट हुआ हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।